बातचीत के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ मैप माई इंडिया के सीएमडी राकेश वर्मा जी। उसके बाद आगे डिलीवरी के ईडी और सीबीओ संदीप बरसिया साहब और सीएफओ अमित अग्रवाल साहब से होगी बातचीत। कंपनी का शेयर आज लिस्ट हुआ है, मैनेजमेंट से जानेंगे कि आगे कारोबार के विस्तार की योजना क्या है, फंड के इस्तेमाल पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले मैप माई इंडिया के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करेंगे। 1995 में मैप माई इंडिया की शुरुआत हुई थी। डिजिटल मैपिंग सेक्टर की ये भारत की दिग्गज कंपनी है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मास और पास जैसे कोई सर्विसेज हैं जो ये मुहैया करवाती हैं। शुरुआत से अब तक करीब 2000 ग्राहक इनके साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत राकेश जी आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके जो नतीजे आए हैं उन्हीं से। हमने काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखी है यहाँ पर, 30% से ज़्यादा की। आपका जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो भी 40-45% ग्रो किया है वित्त वर्ष 2022 में। कौन कौन से फैक्टर्स रहे इस ग्रोथ के पीछे और क्या आपको लगता है कि ये हाई ग्रोथ सस्टेनेबल है, ये लंबे समय तक चल पाएगी? धन्यवाद आपके साथ जुड़ने के लिए। ये बात फैक्ट है कि हमारा ग्रोथ रेवेन्यू में भी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी दोनों में काफी अच्छा उछाल आया है। और ये रिजल्ट किस बात से है ये मैं बता दूं। रेवेन्यू ग्रोथ तो ये जो मार्केट है, लास्ट 1-2 साल में जो हम लोग कह रहे थे कि जियो स्पेशल मार्केट ओपन हो रहा है, अब बहुत ज्यादा मैप्स के यूज केसेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर एक कह दूं कि गाड़ियों में पहले 1 मिलियन गाड़ी, मतलब 10 लाख गाड़ियों में अगर हमारा मैप्स जाता था, तो अब वो 1.3 मिलियन गाड़ियों में लास्ट ईयर गया है। तो गाड़ियां तो हिंदुस्तान में आपकी 4 व्हीलर्स तो 3 मिलियन बनती है और 2 व्हीलर्स भी आपके 16-17 मिलियन बनती है। तो इसलिए अडॉप्शन जो बढ़ रहा है, नए नए यूज केसेस जो आ रहे हैं, कंज्यूमर टेक कंपनीज जिस तरह से अपने एप्स को पॉपुलर कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफी कुछ इस एरिया में अपने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि स्काई इज द लिमिट। हर साल हमें हमारा ग्रोथ रेवेन्यू का होता रहेगा, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। अब और अच्छा ही ग्रोथ होगा। लास्ट ईयर एक इंडिकेशन हमने दिया 30% के करीब। फ्यूचर ईयर्स में जिस तरह से होगा आपके सामने हम लाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी काफी अच्छा होगा। करेक्ट। वर्मा साहब, आपकी कंपनी का अगर बिजनेस को देखें तो 3 तरह के इसमें डिवाइड कर सकते हैं सेगमेंट में। कॉर्पोरेट्स हैं जो आपकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, और दर्शकों को मैं बता दूं कि गूगल मैप्स काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक राइवल कंपनी है, तो एक बड़ा टक्कर यहाँ पर आपकी कंपनी देती है। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ा क्लाइंटेल है, और गवर्नमेंट, जैसा आपने भी कहा, एक बड़ा क्लाइंटेल है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय इन तीनों सेगमेंट को अगर ब्रेकअप करें तो सबसे अच्छा बिजनेस कहाँ से आपको मिल रहा है और सबसे अच्छे मार्जिन कौन से सेगमेंट में है इस समय? पहले मैं मार्जिन की बात बता दूं। मार्जिन्स में हमारे लिए किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो हमारा मार्जिन ऑलमोस्ट सेम रहता है। हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी लास्ट ईयर 85% रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहने के चलते हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज जिसका जो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है हमें, जिसके चलते हमारा पैट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। नाउ ग्रोथ की जहां तक बात है, ये तीनों सेक्टर का आज की तारीख में ऑलमोस्ट 50-50 दोनों सेक्टर का है, बिटवीन कॉर्पोरेट एंड ऑटोमोटिव। गवर्नमेंट जो है वो अभी हमारा 10% से कम है। हम गवर्नमेंट में कैलिब्रेटेड वे में गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, जहां हमारा प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम इंटीग्रेटर के थ्रू या डायरेक्टली, लेकिन एक कंट्रोल वे में हम गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वहाँ मार्जिन कम है। इट्स जस्ट आवर ओन स्ट्रेटजी हाउ मच बिजनेस वी शुड डू इन द गवर्नमेंट। करेक्ट।
राजीव जी, यहाँ पर आपका जो क्लाइंटेल है उस पर अगर नज़र डालें तो गवर्नमेंट की बात आपने कहा, जैसा कि भाई 10% आपका बिजनेस है वहाँ पर, तो इसरो है आपका एक बड़ा क्लाइंट, HDFC आपका बड़ा क्लाइंट है, फ्लिपकार्ट, ह्युंडई जैसे बड़े क्लाइंट्स आपके पास हैं। इस लिस्ट को और बढ़ाने के लिए कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है? आप नए क्लाइंट्स कैसे ऐड कर रहे हैं और मतलब क्या प्लान है आपका आगे? ओके, पहले तो मैं बता दूं कि इस साल फिस्कल ईयर 22 में 80% हमारा रेवेन्यू 35 कस्टमर से आया, जबकि 2021 में वही 80% रेवेन्यू हमारा 25 कस्टमर से आया था और उसके पहले 20 से आया था। तो हमारा डी कंजेशन जो हो रहा है, लार्जर नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस हमारे उस 80% रेवेन्यू के भागीदार बन रहे हैं, जबकि हमारे टोटल कस्टमर्स 600 एक्टिव कस्टमर्स जिसके साथ हमने रेवेन्यू किया, उसके 35 कस्टमर्स 80% दिए। तो ये जो कस्टमर्स हम एक्वायर करते जा रहे हैं, तो दो तरीके से एक्वायर करें। एक तो सेम कस्टमर में अपसेल करते हैं, मतलब हमारे जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारे कस्टमर्स उस चीज को लाइक करते हैं, और दूसरा क्रॉस सेल करते हैं कि उसी इंडस्ट्री में हम और नए कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट देते हैं। तो ये दो स्ट्रैटेजी जो हमारा काम चल रहा है हम यूज कर रहे हैं, उससे बहुत फायदा हमें मिल रहा है। करेक्ट। आपकी कंपनी का प्लान अब इंटरनेशनल मैपिंग की तरफ जाने में भी है, जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से। कैसे हो पाएगा ये काम? ओके, आप सामने देख रहे होंगे ब्रांड मैपल्स। इस ब्रांड को हमने रिवाइव किया है, और ये मैपल्स ब्रांड जो है ये इंटरनेशनल ब्रांड हमारा है। और इसमें हम कैसे जा रहे हैं, दो तरीका है हमारे, दो तीन स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट किया है। एक तो अडॉप्ट किया है कि हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स ऑलरेडी 50% रेवेन्यू देती है, बट वो इंडियन मार्केट के लिए देती है। तो जब वो कस्टमर्स हमसे इतने खुश हैं और इंडियन मार्केट में वो हमारे साथ ही डील करते हैं, तो हम उनको इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वहां से बिजनेस ला सकते हैं। दूसरा जो है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है मैपमाइंडिया, मैं रिपीट करूं, मैपमाइंडिया एक प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट कंपनी है। इट इज नॉट ए टिपिकल सर्विसेज कंपनी। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म जो है वो कंट्री एग्नोस्टिक है, कंट्री मैप के से एग्नोस्टिक है। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को दुनिया के हर कंट्री के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैप हम जो ओपनली अवेलेबल है उसको यूज करके, या हमारे कस्टमर्स के पास अगर मैप है तो उसको लेकर हम ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्षेत्र में हमने अपना एक्सपेंशन के लिए अपना टीम भी बढ़ाया है, और हमने एक एपैक रीजन खोला, रीजन नया स्टार्ट किया है, एशिया पैसिफिक रीजन, जिसके लिए एक काफी अनुभवी सीनियर एग्जीक्यूटिव को हायर किया है जो कि कोरिया बेस्ड है। सो इन सब तरीकों से हम इंटरनेशनल ग्रोथ का प्लान बनाए हैं। रिजल्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल में सामने आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया किस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं आप, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा वर्मा साहब आपसे, और वो ये कि जो आपकी एग्जिस्टिंग मैप्स हैं या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें आप वैल्यू एडिशन के लिए क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी हैवी काफ़ी है आपका कारोबार, लेकिन जब हम कंपटीशन को देखते हैं, आप मैप ओपन कीजिए, उसमें आपको एक ही जगह पर ATMs दिख जाते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स दिख जाते हैं। आपके जो सर्विसेज हैं, मैप्स हैं, उसमें वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं आने वाले समय में? जी, वैल्यू एडिशन में एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया हमने की, कुछ इंटरेस्टिंग एरिया जो नई चीजें की हैं, वो एक सेफ्टी से रिलेटेड है। हम सबको जब हम सब नेविगेट करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हमें कुछ सेफ्टी फीचर्स मिले। जिस सेफ्टी फीचर्स हमने अपने मैप्स में ऐड कर दिया है, उसके साथ साथ सेफ्टी फीचर्स को देने के लिए कई टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। एक को कहते हैं ADAS, जिसमें ड्राइवर अलर्ट्स आता है। इस तरीके से हम लोग कई वैल्यू एडेड फीचर्स, पार्किंग रिजर्वेशन करना और उसी तरह के कई और बुकिंग्स करना,
हम अपने मैप में फीचर्स डाल रहे हैं जो हमारे ऑटोमोटिव ओईएम बहुत उसको पसंद करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा साहब, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए, नतीजों और आगे की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए। राकेश वर्मा जी, मैप माई इंडिया के सीएमडी, यहाँ पर बताते हुए नतीजे कहाँ से जो काफ़ी अच्छे रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह रही है और आगे अब क्या योजना है कंपनी की। इंटरनेशनल जो मैपिंग है उस पर फोकस काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है।